चर के बारे में भी जानते होंगे। इंग्लिश में इसको वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये सबसे पहले आप सीखिए और फिर। गुड इवनिंग बच्चों, मैं भवानी शंकर सेन एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 10वीं की सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज अपन उस बहुपद के से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 एक्सरसाइज में बहुपद से रिलेटेड ग्राफ दिए हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे, और 2.2 में बहुपदों के जो अपन ने योगफल और गुणनफल में संबंध के बारे में पढ़ा था, उनके कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 2.1 में अपन बात करते हैं, जिसमें शून्यांकों के बारे में बताया गया है कि किसी भी ग्राफ के माध्यम से अपन शून्यांकों को कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूं, यदि कोई समीकरण आपका, यदि f(x) बराबर x+2 या g(x) बराबर x² + 2 इस टाइप से यदि कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो भी समीकरण आपका f(x) और g(x) रहता है, इसको अपन फलन बोलते हैं, जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। यदि आपका समीकरण x में चलता है तो उसको gx, fx, rx किसी से भी लिख सकते हैं, और यदि आपका समीकरण y में चलता है उसको gy, xy किसी भी रूप में अपन उसको लिख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि मान लीजिए कोई भी समीकरण यदि x में है, कोई भी समीकरण यदि x में है, तो उसको ग्राफ के माध्यम से शून्यांकों को कैसे निकाल सकते हो। और शून्यांकों का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शून्यांक एक ऐसा मान होता है जिसको किसी भी समीकरण में रखने पर उसके मान को पूरा जीरो कर दे, उसको अपन शून्यांक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, और यदि आपका समीकरण px = x+2 है, और इस समीकरण से रिलेटेड यदि कोई भी वक्राकार रेखा या वक्र के आकार की रेखा x अक्ष को जितनी जगह पर काटेगी उसके उतने ही शून्यांक होंगे। तो जैसे मैंने आपको ये रेखिक बहुपद लिखा है, तो रेखिक बहुपद पे x अक्ष को एक ही रेखा काट कर निकल के जाएगी। वो रेखा कहीं से भी आपकी जा सकती है, तो जितनी जगह पे x अक्ष को ये रेखा काटेगी उसके उतने ही शून्यांक होंगे। तो यहां पर देखिए, एक रेखा एक x अक्ष पे काट रही है, तो इसका शून्यांक कितना होगा? 1। और यदि x अक्ष को कोई दूसरी रेखा यदि 2 बार काट कर निकल रही है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? आपके 2। यदि x अक्ष को कोई रेखा 2 से अधिक बार काट के निकल रही है इस तरीके से, तो यहां पर इसके शून्यांक हो जाएंगे आपके 3। इस तरीके से आपके शून्यांक ज्ञात हो जाते हैं किसी भी ग्राफ की तरीके से। और यदि आप आगे देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल x अक्ष को ही कोई रेखा काटे तो उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। यदि कोई समीकरण y में दिया रहता है, उसकी वेरिएबल यदि y होता है, तो जो भी रेखा y को जितनी जगह पर काट के जाएगी उसके उतने ही शून्यांक होंगे। तो जैसे इस पे 3 जगह काट कर गई है, तो इसके शून्यांक होंगे आपके 3। यदि समीकरण आपका x में होता है, तो अपन को यह देखना है कि कोई भी रेखा x को कितनी जगह काट रही है। यदि समीकरण y में होता है, तो अपन को यह देखना है कोई भी रेखा y को कितनी जगह पर काट रही है। ये आपके शून्यांक होते हैं। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.1 में सारे शून्यांकों के बारे में बताया गया है, ग्राफ बना बनाकर। ये एग्जाम में जरूर आता है, कम से कम 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ठीक है, सबसे पहले अपन उदाहरण 1 के बारे में बात करते हैं। उदाहरण 1 में आपके 6 ग्राफ दिए हुए हैं। इन 6 ग्राफों को बारी बारी से अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ग्राफ नंबर 1 उदाहरण का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये तो यदि आप इसके शून्यांक बताओगे, तो ये रेखा x को कितनी जगह पर काटी है? 1 बार, तो इसका शून्यांक होगा आपका 1। ठीक है, इसी तरीके से आपका ग्राफ नंबर 2 में आपका ये वक्र है, वो इस तरीके से जा रहा है। तो यहां पर x अक्ष को ये जितनी जगह पे काट रहा है उसके हिसाब से इसके शून्यांक कितने होंगे? आपके 2। ठीक है, ग्राफ नंबर 3 में
आपका वक्र कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो यहां पर ये कितनी जगह पे काट रहा है? 3 जगह पर, तो इसके शून्यांक होंगे आपके 3। इसी प्रकार से ग्राफ नंबर 4 में आपका वक्र कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे आप समझ जाइए कि आपका रेखीय बहुपद है। तो लेकिन अपन को केवल एक्स अक्ष से मतलब है, जहां एक्स अक्ष पे जितनी जगह पर कोई रेखा काटेगी तो उसके उतने ही शून्यांक होंगे, तो इसका शून्यांक कितना होगा? आपका 1 होगा। इसी तरीके से ग्राफ नंबर 5 में आपका वक्र इस तरीके से जा रहा है। इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस ग्राफ में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। देखो, ग्राफ को कोई यदि रेखा काटे वो बात अलग होती है, और यदि ग्राफ में कोई भी रेखा अक्ष को यदि स्पर्श करे तो उसका केवल एक ही पॉइंट माना जाता है। अधिकतर बच्चे कह देते हैं सर एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, इसके शून्यांक 2 हो गए, तो वो शून्यांक 2 नहीं होते, वो शून्यांक आपका 1 ही होगा। जितनी जगह पे स्पर्श करेगा वो एक ही शून्यांक कहलाता है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? आपके 1 होंगे। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं कि शून्यांकों में कि सर किसी भी एक्स अक्ष को कोई यदि वक्र काटता है तो वो काटेगा, काट कर यदि निकल जाता है इस तरीके से तो शून्यांकों की संख्या अपनी बढ़ जाती है, और यदि स्पर्श करते हुए मुड़ जाता है तो समझ लो वो उसका एक ही शून्यांक होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट ग्राफ है आपका 6, उसको देख लीजिए। लास्ट ग्राफ 6 कुछ इस टाइप से जा रहा है, तो इसमें भी देखो ये बेटा 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? आपके 3 होंगे। इस तरीके से आपके शून्यांक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इसको अपन ने विशेष तौर से ध्यान रखना है, और एक विकल्प 100% हर साल आता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 में भी आपके बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, जितने उदाहरण आपके एक अच्छा 2.1 में एक ही उदाहरण दिया है, इसके बाद आपकी डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 शुरू हो जाती है। और दूसरी बात और सीख लीजिए बेटा आप, जैसे मैंने आपको भी बताया कि यदि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं, लेकिन अब ये बात ध्यान रखिए, यदि कोई रेखा एक्स को काटे ना, मतलब वो एक्स अक्ष के यदि समांतर निकल जाए, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 2.1 में बताया गया है, पहला ही ग्राफ है। ठीक है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष को काटे ही ना तो क्या शून्यांक होगा? जब कोई भी रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटेगी तो उसका शून्यांक 0 होगा, क्योंकि यदि हमारा समीकरण एक्स अक्ष से रिलेटेड चल रहा है तो कोई भी रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही है तो वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो उस समझ लीजिए उसका शून्यांक 0 होगा, क्योंकि हमारा आंसर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये रेखा आपकी एक्स अक्ष से मिल ही नहीं रही। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है वो एक्स अक्ष के समांतर ही हो, यदि कोई रेखा इस तरीके से भी आपकी मुड़ जाती है तो भी उसका शून्यांक क्या होगा? आपका 0 ही होगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, अपन को तो केवल एक्स अक्ष को रेखा काटनी चाहिए। इस तरीके से बेटा आप एक्सरसाइज 2.1 के सारे ग्राफों का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड ग्राफ का आप फटाफट आंसर बता दीजिए मुझे, क्या हो सकता है इसका आंसर? सेकंड ग्राफ आपका बना हुआ है कुछ इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1। इसका शून्यांक कितना निकल के आएगा? आपका 1, क्योंकि आपकी ये वाली रेखा एक्स अक्ष को एक जगह पे काट के गई है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले ग्राफ में इसका आंसर क्या होगा आपका? देखो ये वाली रेखा यहां पर 2 जगह काट के गई है, तो इसके शून्यांक होंगे आपके 2, सॉरी एक यहां पर भी है, इसके शून्यांक होंगे आपके 3। ठीक है, ग्राफ नंबर 4 में, ये आपका ग्राफ नंबर 4 है, यहां पर आपका इस तरीके से लाइन
एक्स अक्ष को काट रही है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे आपके? शून्यांक होंगे आपके 2। ठीक है। ग्राफ नंबर 5 में इस तरीके से आपकी एक लाइन एक्स अक्ष को काट रही है, तो कितनी जगह पर काट रही है? 1 2 ये 3 और ये आपके 4। तो इसके शून्यांक कितने होंगे बेटा? आपके शून्यांक होंगे 4। ठीक है। लास्ट ग्राफ और बचा हुआ है आपका, ग्राफ नंबर 6, उसको देख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें भी बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं, तो इसको भी अच्छे से देखना बेटा। ग्राफ नंबर 6 में 6ठा ग्राफ है आपका, कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। तो यहां आप देखिए, यहां पे तो एक्स अक्ष पे इस लाइन को काट दिया, यहां पर एक बार छूकर गया है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहां से कह देते हैं सर ये यहां पे आया, एक यहां काट दिया, और ये यहां पे गया, एक बार यहां काट दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था, यदि कोई लाइन एक्स अक्ष को केवल स्पर्श करके जाए तो वहां पर केवल स्पर्श बिंदु ही काउंट होता है, मतलब ये आपका एक ही काउंट होगा, इसको 2 मत करना। इसके बाद यदि यहां चला जाए तो यहां पर देखिए आप, यहां पर भी एक ही जगह पर स्पर्श ये कर रहा है, तो टोटल इसके शून्यांक कितने होंगे आपके? 3 शून्यांक होंगे। जैसे ये पहला यहां तो काट ही रहा है, यहां पे स्पर्श कर रहा है दूसरा, और यहां पर ये इसका स्पर्श कर रहा है तीसरा। इस तरीके से आपके ये शून्यांक निकल जाते हैं। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होती है। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कम से कम 1 नंबर का हर साल। आप किसी भी साल का पेपर उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब अपने पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। शून्यांकों के गुणांकों का संबंध, शून्यांकों के गुणांकों का संबंध। ठीक है। तो मैंने आपका इसका क्या सूत्र बताया था? पहला संबंध का सूत्र बताया था, मैंने लिखा था आपका मूलों का योगफल, मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। एक और लिखा था मैंने मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और मैंने आपको एक बात और भी बोली थी कि ये तो आपके सूत्र हैं, और इसके साइड में यदि आप लैंग्वेज लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है। इस तरीके से अपन पूरा शून्यांकों के संबंध बता देते हैं, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाता है। ठीक है। तो चलिए, इस लॉजिक से रिलेटेड अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है? निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच भी कीजिए। तो अपन को क्या करना है? जो भी आपका समीकरण यहां पर 2.2 में दिया है, सबसे पहले उसके अपन शून्यांक निकालना है, और साथ में फिर उनके सत्यता की जांच भी करना है, मतलब उनके बीच में अपन संबंध भी बताना है। तो इस तरीके से अपन सत्यता की जांच करते हैं, और ये जांच करने से पहले हमें उनके शून्यांक भी निकालना है। ठीक है। तो देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और एग्जाम में इस चैप्टर से आता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, x² - 2x - 8। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने से पहले आप ये समझ लीजिए, ये आपका वर्ग समीकरण है। ये आप कक्षा 9th में भी पढ़ा था और 8th में भी आपने पढ़ा होगा, और अभी भी मैं आपको बता चुका हूं क्लास नंबर फर्स्ट में वर्ग समीकरण क्या होता है।
ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। और आने वाले चैप्टर में भी अपन वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में। ठीक है, तो जैसे आपने क्लास 8th में 9th में ऐसे वर्ग समीकरणों के गुणनखंड करे होंगे, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले गुणनखंड ही करना है। गुणनखंड विधि से x के मान निकालेंगे, जो x के मान होंगे वही आपके शून्यांक कहलाएंगे। तो गुणनखंड करने के क्या नियम होते हैं, ये नियम मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको आते भी होंगे नहीं आते होंगे, तो ये लॉजिक आप ध्यान रखिएगा कि पहला, किसी भी यदि हम वर्ग समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले वो अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। कौन से क्रम में लिखा होना चाहिए? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि जो भी आपका चर है उसकी घटती हुई घातों में लिखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है, जैसे ही आपका अवरोही क्रम में लिखा जाए तो आपको क्या करना है, जो प्योर अचर पद रहता है वो अचर पद और इसके जो एक्स स्क्वायर है उसका जो भी गुणांक है, कुछ नहीं है तो बेटा 1 माना जाता है, और यदि कोई गुणांक है तो उसको लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई कुछ नहीं है, तो ये अचर पद और इसके गुणांक का अपन को क्या करना रहता है, गुणा। क्या करते हैं, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक दोनों का अपन क्या करते हैं, गुणा। गुणा करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके अपन फिर करके देखते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि तो आपने पढ़ी होगी कक्षा 8वीं में। तो ये 3 स्टेप आप ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 ही स्टेप किसी भी वर्ग समीकरण के शून्यांक निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको अपन शून्यांक भी बोलते हैं, मान भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं, तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को देखते हुए अपन इसके शून्यांक निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, तो मेरा पहला टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, अवरोही क्रम में लिखना। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो आपको कहोगे जी सर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पावर 2 है x की, यहाँ पे पावर 1 है x की, और यहाँ पे पावर x की 0 है। ठीक है, तो ये पूरा अवरोही क्रम में लिखा है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि पूरा अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपको क्या करना है, गुणा। ये बीच में मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया है। तो आपको ये पूरा रबर का काम रहता है बेटा, इधर पूरा जो भी काम आपको करना है, क्या करना है आपको, रफ कार्य। तो देखिए यहाँ पे अचर पद कितना है, आपने कहा सर अचर पद मेरा -8 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इन दोनों का यदि आप गुणा करोगे कितना आएगा, 8 एकम -8। अब इस 8 के आपको गुणनखंड करना है, तो आप गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करना आपने क्लास 8 में सीखा ही है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। तो मेरे गुणनखंड कितने हुए, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 2 आए, तो ये मेरे आपके गुणनखंड हुए हैं। फिर मुझे क्या करना है, इन गुणनखंडों को इस तरीके से मुझे जमाना है कि इनको जोड़ने पर या घटाने पर, इनको जोड़ने पर या घटाने पर मेरा ये बीच का पद आना चाहिए, मतलब x का गुणांक मेरा आना चाहिए। ये अपने सबसे पहले ध्यान रखना है। तो देखिए ध्यान से, अब आपको इन्हीं में देखना है इनको आप कैसे लिखोगे। तो देखिए मैंने इसको तोड़ा, इसको मैंने ले लिया 2 2 जा 4, एक मैंने कर लिया 4, बाकी एक 2 और बचा, ये मैंने ये वाला ले लिया 2। अब इन दोनों का मैं अरेंजमेंट करना हूं, मुझे क्या चाहिए, -2। तो -2 लाने के लिए यदि मैं माइनस का 4 ले लेता हूं और प्लस का मैं 2 ले लेता हूं, तो इन दोनों को जोड़ने घटाने पे मेरा आंसर -2 आ जाएगा। ये तो सेट हो गया। साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जिस रूप में आपने इसको तोड़ा है उनका आप यदि आपस में गुणा करते हो तो गुणा करने पर मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए। तो देखिए यदि मैं -4 का गुणा यदि 2 में करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, -8। तो देखिए बेटा मेरे दोनों ही चेक हो गए, यानी मैंने 8 के गुणनखंड करे थे तो 2 × 2 × 2 आए थे। फिर इसके बाद मैंने इन गुणनखंडों को इस तरीके से जमाया कि जोड़ने और घटाने पर मेरे x वाला पद आना चाहिए, मतलब x का गुणांक आना चाहिए, बीच वाला पद। ठीक है, तो मैंने -4 और +2 में लिख दिया। फिर जो जिसमें आप तोड़ते हो उसका एक बार गुणा करके और देख लो क्या हम ये सही तोड़ रहे हैं, क्योंकि गुणा करने पर हमारी डिजिट वही आना चाहिए जिसके हमने गुणनखंड करे हैं, तभी आपका आंसर सही आता है। तो हाँ हमने देख लिया, गुणा करने पे मेरा आंसर -8 आ गया, जोड़ने घटाने पे मेरा आंसर -2 आ गया, जो मुझे इस सवाल में चाहिए था। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए आपका पूरा सवाल x में है, तो पहला पद जो आपका x² है उसको आप ऐसे लिखेंगे, लास्ट का पद जो -8 है उसको भी आप ऐसे लिखेंगे। इसके बराबर में कुछ नहीं है बेटा, 0 लगा लो और यहाँ साइड में लिख देना माना,
क्योंकि मुझे शून्यांक निकालना है और शून्यांक में निकालने के लिए मुझे इस बीजीय व्यंजक को समीकरण में बदलना पड़ता है। और किसी भी बीजीय व्यंजक को समीकरण में कब बदलते हैं, जब उसके बराबर में हमको 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो -2x को हम कैसे तोड़ेंगे, -4 + 2 में। तो देखिए ये हो गया आपका -4x और ये प्लस का 2x। ठीक है, इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं अपन। इस तरीके से आपको तोड़ना है। तो देखो -4 में से +2 जाएगा, आपका -2 बच जाएगा। इसके बाद यदि आपको 2 के पेयर बनाना है जोड़े, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, आपने लिख दिया x -4, इधर से एक x आ गया, इधर से आ गया -4 बचेगा। अच्छा, जो इस ब्रैकेट में कॉमन आता है अपन को यहां पर भी ऐसी ही डिजिट कॉमन लेना है ताकि ब्रैकेट के अंदर जहां पे x -4 है तो वहां पर भी आपका x -4 बच जाए। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं +2, तो यहां आ जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये बराबर में 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेटों में मेरे सेम हो गए। x -4 मैंने फिर से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका x +2 और ये बराबर में क्या होगा 0। ठीक है, सबकी अपन अलग अलग तुलना कर देंगे। एक बार हो जाएगा x -4 बराबर 0, एक बार हो जाएगा आपका x +2 बराबर 0। इस 4 को इधर पक्षांतर किया तो x बराबर आ गया आपका 4 और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो x बराबर 4 और x बराबर -2 आपके दो आंसर आए हैं, तो ये दोनों ही आपके शून्यांक हैं। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे अभी इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए इसको मैं इतना रफ कर देता हूं, जो मैंने अभी आपको सूत्र बताए थे उनको ध्यान में रखते हुए अपन सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ हेडिंग डालना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में पहले क्या होता है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल में अपन क्या करेंगे, अपने पास ये 2 मूल आए हैं, इन दोनों को आपको जोड़ना है। पहला मूल क्या है आपका 4, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा मूल क्या है आपका -2। तो ब्रैकेट एक बार ओपन करेंगे तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यदि प्लस और माइनस का यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका माइनस का साइन आता है। तो देखिए ये +4 प्लस माइनस के 2 और 4 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 2, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 छिपा रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ लैंग्वेज लिखोगे, लैंग्वेज लिखना जरूरी है नहीं तो नंबर कट जाता है। क्या, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिए। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अपन ने यहाँ x ही क्यों लिखा है, क्योंकि अपना सवाल x में था। यदि सवाल y में होगा तो यहाँ y लिखेंगे और यदि सवाल z में होगा तो अपन z लिखेंगे। तो थोड़ा आप चेक कर लीजिए, क्या -x का गुणांक सवाल में 2 आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या होता है कि 2 बराबर -x लिखोगे या x बराबर -2 लिखोगे, बात एक ही है। क्या x का गुणांक -2 है क्या सवाल में, आप देखोगे हाँ x का गुणांक -2 है, मतलब अपन ने आगे कुछ नहीं करना है। यदि कुछ सवालों में ऐसा होता है कि कभी कभी अपन को किसी डिजिट का गुणा भाग करके भी अपने यहाँ पर इनके पदों में मिलाना पड़ता है, तो वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आता है आपका मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों के गुणनफल में मेरा पहला मूल है 4, दूसरा मूल है -2, तो 4 × -2, इसका आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और ये आपका माइनस, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये है आपका अचर पद और बटे में आता है आपका x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, अचर पद क्या है आपका, ये -8 है और x² का गुणांक 1 है का, तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 1 है। इस तरीके से पूरा आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में लिखने से पहले काटा पीटी ना हो, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो पूरा रफ वर्क का वर्क था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन लिखा है वो आपका अवरोही क्रम में होना चाहिए और बराबर में 0 करके इसे मान लो। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कि देखिए पूरा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं।
तो जब अचर पद और स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एस स्क्वायर का गुणांक का गुणा करके देखेंगे अपन कितना आएगा 4, और 4 के अपन गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अपने गुणनखंड कौन कौन से हुए हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 भी हो गया, और 2 और 2 को आप जोड़ोगे कितना होगा 4 हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे कितना चाहिए -4, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर -2 ले लेंगे, यहाँ पर -2 ले लेंगे, ये टोटल हो जाएगा आपका -4। तो चलिए इसको अब यहाँ सेट करते हैं। ये है आपका 4s स्क्वायर, इसको लिखेंगे -2s और +1 बराबर 0। एस में लिखेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन इस बार एस में है। ठीक है, 2 के आपने जोड़े बनाए, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 2s, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, s पावर स्क्वायर थी, एक s बाहर आ गया तो एक s बचा, और यहाँ पे ये पूरा 2s बाहर आ गया, कितना बचेगा आपका -1। इन दोनों में यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ पर 2s -1 है तो अपन को यहाँ पर भी 2s -1 लेके आना है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2s प्लस है और यहाँ पर 2s कैसा है माइनस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2s को प्लस बनाना है, और प्लस बनाने के लिए हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, साथ में 1 ले लेंगे। और हमने अब आपको बता चुके हैं कि जब कोई भी डिजिट कॉमन ना आए उस कंडीशन में अपन 1 कॉमन लेते हैं, और साथ में अपन ने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसके अंदर जो भी डिजिट होगी प्लस की वो माइनस हो जाएगी, और माइनस होगी वो आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2s प्लस का, और 1 हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। तो देखिए 2s -1 2s -1 आपने फिर से कॉमन लिया, क्या हो जाएगा आपका 2s -1, अंदर भी क्या बचेगा 2s -1 बराबर 0। इनकी अलग अलग तुलना कर देंगे अपन 0 से, तो ये हो जाएगा 2s -1 बराबर 0 एक बार, दूसरी बार में भी ये 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ पे अपन s की वैल्यू निकालेंगे, 1 को इधर पक्षांतर किया +1 हो गया, s बराबर ये 1 और ये बटे 2। तो पहला मूल तो आपका ये आ गया। आगे देखिए ऐसे इसको, ये 2s 1 इधर गया, +1 हो गया, s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 और ये अपॉन 2। तो ये आपके 2 मूल निकल चुके हैं, एक s बराबर 1/2, दूसरा भी s बराबर 1/2। आगे देखिए अपन को क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो यहां अपन हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। तो क्या होता है सत्यता की जांच में, पहले होता है आपका मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, इन दोनों मूलों को आपको एक बार जोड़ना है। अल्फा मतलब 1/2, ये भी आपका 1/2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2/2। तो देखिए साइड में आपको लैंग्वेज जरूर लिखना है, आपका क्वेश्चन एस में है तो यहाँ पे आएगा -s का गुणांक और बटे में s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लेकिन आपको ये चेक करना है क्या -s का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे देखिए s का गुणांक आपका 4 है, तो यहाँ आपको 4 लेके आना है। तो मैंने आपको बताया था कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है कि यदि आपका जो गुणांक मैच नहीं कर रहा है तो किसी ऐसी संख्या का आपको गुणा करना पड़ेगा जिससे इनका गुणांक मैच कर जाए। तो देखिए यहाँ पे अपन को कौन सी संख्या गुणा करना पड़ेगा जिससे कि अपना ये गुणांक 4 बन जाए, तो 2 का। तो 2 का अपन ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी आपको हर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगी। तो क्या होगा आपका, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, बटे में भी आपका ये 2 दूनी 4 हो गया, बराबर में क्या है -s का गुणांक और बटे में s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब चेक कर लीजिए क्या -s का गुणांक 4 है। हाँ, तो देखिए -s का गुणांक 4 हो गया, s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ये s स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया। ठीक है, दूसरा आता है आपका मूलों का गुणनफल, क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। एक बार अपन इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/2। एक का गुणा एक में करेंगे एक ही आएगा, 2 का गुणा 2 में किया, 2 दूनी 4। इधर आपको लैंग्वेज जरूर लिखना है, इधर क्या आएगा आपका अचर पद और बटे में s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए क्या अचर पद आपका 1 है, तो देखिए अचर पद 1 है, दूसरा s स्क्वायर का गुणांक 1 है, s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे देखिए s स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन की भी आपकी सत्यता की जांच हो गई। आशा है कि आप लोगों को यह भी समझ में आएगा। चलिए अब अपने करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, 6x स्क्वायर -3 7x बराबर 0 मान लीजिए इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि पूरा क्वेश्चन आपका अवरोही क्रम में है कि नहीं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं ये वाला प्रश्न आपका अवरोही क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में जमाइए।
पहले आएगी आपकी बड़ी घात 6x², फिर आएगा -7x और बाद में आएगा -3 बराबर 0। यहां पर आपको विशेष तौर से समझने की जरूरत यह है कि यदि कोई भी क्वेश्चन समीकरण का है और उनके जो भी संख्याएं आप आपस में इधर उधर बदल रहे हो तो इनके चिन्ह चेंज नहीं होते। अधिकतर बच्चे इस जगह पे गलती कर देते हैं। जैसे मान लो ये मैंने -7x पहले लिखा और -3 बाद में लिखा, तो ये भी माइनस था तो यहां भी माइनस रहेगा, ये यहां माइनस था तो ये भी यहां पे माइनस रहेगा। क्या होता है, कभी कभी कहते हैं सर हमने इसको आगे पीछे कर दिया तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है, जब आप इस बराबर के इस तरफ या इस तरफ लाते हैं तभी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपका अवरोही क्रम में जमा दिया है। अब आपको सेम टू सेम वैसे ही काम करना है कि देखिए आपका अचर पद कितना है -3, x² का गुणांक कितना है 6, इन दोनों का गुणा करिए कितना आएगा 6 3 -18। अब फिर इसके आपको गुणनखंड करना है 18 के। देखिए 2 नाम 18, फिर 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, तो क्या आ गया आपका 2 × 3 × 3, आपकी ये आप गुणनखंड हो गए। आपको क्या लाना है, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए -7। तो जोड़ने घटाने में -7 आने के लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये हो गया 3 तिहाई 9 और ये 2 आपका अलग बचा। मुझे क्या चाहिए, -7 चाहिए, तो -7 यहां लाना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस चिन्ह यहां लगा दूंगा, +2 यहां लगा दूंगा और -9 में से +2 गए, मेरे कितने हो गए -7। और जब मैं -2 का गुणा 2 में करूंगा तो ये 9 दूनी -18 भी हो गए, तो मेरा ये भी मैच कर गया और ये मेरा गुणांक भी -7 मैच कर गया। तो मुझे तोड़ना कैसे है, -9 और +2 में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 6x² -9x + 2x और ये -3 बराबर 0। यहाँ पे मैंने 2 के जोड़े बनाए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है आपका एक तो 3 आ रहा है और एक x आ रहा है। तो 6 में से 3 आएगा तो 3 दूनी 6 ये हो गया, x² में से एक x बाहर आया, एक x ये बचा, -9 में से 3 बाहर आएगा तो 3 तिहाई 9 होगा और x ये बाहर आ ही चुका है। 2x - 3 यहाँ है तो 2x - 3 यहाँ बचना चाहिए। तो मुझे देखने में यहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ पे 2x - 3 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी अपन कोई कॉमन लेने उस कंडीशन में अपन +1 कॉमन ले लेते हैं। +1 लेने से हमारे संख्याओं में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए ये क्या है आपका 2x - 3 जैसा था वैसे ही रहेगा, बराबर में 0 चल ही रहा है। 2x - 3 आपने फिर से कॉमन लिया, ये 2x - 3 आपका ये है ही, अंदर बचेगा 3x + 1 बराबर में क्या है आपका 0। इन दोनों की आप अलग अलग तुलना कर देंगे, ये होगा 2x - 3 बराबर 0 एक बार 3x + 1 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर -3 इधर गया, +3 हो गया, x बराबर 3 ये है, ये 2 बटे में आ गया तो x बराबर 3/2 आपका ये पहला आ गया। इधर देखिए ये 3x + 1 बराबर इधर ये है, ये 3x बराबर +1 इधर गया तो माइनस हो गया, x बराबर क्या होगा -1/3। ठीक है, अब आपको करना है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच आप लोग हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच। क्या आएगा, पहला है आपका मूलों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा लिखते हैं। तो अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है आपका 3/2 प्लस बीटा की जगह आपका है -1/3। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3/2 है, ये प्लस माइनस -1/3 ये रहेगा ही। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, बटे में 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो इसको सॉल्व करना आपका आता ही होगा, नहीं आता है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी अपन एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम का जितनी भी आपकी भिन्न रूप में जो भी संख्याएं लिखी हैं अंश बटे हर के रूप में, तो इस एलसीएम का इन संख्याओं में आप गुणा कर करके देख लीजिए। जैसे मेरी पहली संख्या थी 3/2, इसमें मैंने एलसीएम का गुणा किया 6 का, तो कितने हो गए आपके ये 2 3 6, और फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिहाई ये कितने हो गए आपके 9, ये माइनस था। ऐसे ही फिर आपकी दूसरी संख्या क्या थी 1/3, इसमें एलसीएम का गुणा किया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। इस तरीके से आप सॉल्व करके लेके आ सकते हैं। तो देखिए 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, बटे में है 6। यहाँ पे लैंग्वेज जरूर लिखना है, क्वेश्चन आपका x में था तो यहाँ पे लिखिए -x का गुणांक और बटे आएगा आपका x² का गुणांक। ठीक है, चेक कर लीजिए क्या -x का गुणांक 7 है। तो देखिए -x का गुणांक 7 है, क्या आपका x² का गुणांक 6 है, तो यहां चेक कर लीजिए x² का गुणांक 6 है। ठीक है,
अगला आएगा आपका मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हुआ आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी अल्फा इंटू बीटा ही होगा। तो अल्फा कितना है आपका 3/2 इंटू बीटा है -1/2, सॉरी 1/3। ठीक है, इनका गुणा करना है, 3 एकम 3 और ये 2 3 6, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो साथ में आपका माइनस भी आएगा। तो यहां पे आपको लैंग्वेज जरूर लिखना है, ये क्या होगा आपका अचर पद और बटे में x² का गुणांक। तो देखिए क्या अचर पद आपका -3 है, चेक कर लो, अचर पद आपका -3 है। क्या x² का गुणांक 6 है, तो बिल्कुल x² का गुणांक 6 है। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² प्लस 8u। ये आपका क्वेश्चन दिया। इस बार आपका प्रश्न 2 ही डिजिट में है, तो इसके गुणनखंड करना बहुत आसान होते हैं, मतलब आपको अलग से गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बराबर में हमें 0 जरूर लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए। इन दोनों में से आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आप एक बार में 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मतलब जो आपकी इच्छा हो वो आपको ले सकते हैं इसमें कॉमन। लेकिन अपन को वहां जब सत्यता की जांच करते हैं उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि जो हम जांच करने पर यहाँ पर आपकी डिजिट मिलना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे 4u कॉमन ले रहा हूं। तो 4u कॉमन लूंगा तो ये 4 बाहर आ गया, u² था, 1u बाहर आ गया तो 1u बचेगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो गए, u बाहर आ गया, बराबर में क्या है आपका 0। तो ये आपके 2 खंड बन गए, तो इनका आप अलग अलग 0 से तुलना कर दीजिए। क्या है आपका 4u बराबर 0 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा u + 2 बराबर 0। तो देखिए u का मान अपन निकालना है, तो 0 का अपन 4 में भाग देंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 0। और इधर देखिए u + 2 इधर गया, क्या हो जाएगा आपका -2। अच्छा यहाँ पे लॉजिक बेटा मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। 0 में किसी भी संख्या का अपन भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है। कुछ और लॉजिक यहाँ पे आप सीख लीजिए। देखिए कोई भी संख्या है अपने पास और उसमें यदि अपन 0 से भाग दे रहे हैं, या 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, या 0 में किसी भी संख्या से आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या आता है ध्यान से देखिए। अभी मेरे पास इस प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि 0/4 था, मतलब 0 संख्या थी, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपका आंसर आता है 0, ठीक है। और यदि किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग दोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 0 का यदि किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसको अनंत भी बोलते हैं, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। इसका जो संकेत होता है ये होता है, मतलब तिरछे 8, लेटी हुई अवस्था में 8 बनाना, ठीक है। और यहां देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। एक बात और, यदि कोई संख्या है, उस संख्या का यदि अपन इस अनंत से अपरिभाषित वाले सिंबल से यदि आप भाग दे रहे हो तो इस कंडीशन में आपका आंसर 0 ही माना जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना तो अनंत में कितनी संख्या है, इसलिए उसका आंसर भी क्या रहता है 0 रहता है। तो ये वाला लॉजिक भी बेटा आप लोग याद रखना और गलती मत करना, ये भी आपका एक स्पेशल पॉइंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही रखा था 0/4 मतलब 0 संख्या, आंसर हो गया था आपका 0, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। तो इस तरीके से इस सवाल के अपने 2 मूल निकल चुके हैं। अब अपन को इसकी सत्यता की जांच करना है। तो देखिए सत्यता की जांच करते हैं, हेडिंग डालना मत भूलना। सत्यता की जांच में पहला आता है आपका मूलों का योगफल। क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह यहाँ पे एक बार 0 है, बीटा की जगह एक बार -2 है, तो ये क्या होगा 0 प्लस बीटा का मान -2 है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 0 प्लस -2, और 0 में से -2 करेंगे तो वो -2 ही आएगा, 0 आपका हट जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या आएगा आपका बटे में 1। तो देखिए यहां पर आपको लिखना जरूर है क्या आएगा -u का गुणांक, क्योंकि आपका सवाल u में है, और बटे u² का गुणांक। तो देखिए क्या आपका u का गुणांक -2 है, तो यहाँ पे u का गुणांक तो 8 है। अब मुझे 8 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसके अंश व हर में मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब आएगा आपका सही आंसर, कितना होगा, 4 दूनी -8, 4 एकम 4। इधर आपका क्या हो गया, माइनस यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चेक कर लो आप। देखो ये माइनस गया, यू का गुणांक 8 है, यू स्क्वायर का गुणांक 4, तो यू स्क्वायर का गुणांक आपका 4 है। ठीक है, अब अपन देखेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 0 और दूसरा -2। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2। तो वही अभी यार जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लॉजिक कि 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0। तो ये हो गया आपका 0 और इसके बटे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 0 आपकी एक परिमेय संख्या है। क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे आप यहाँ अचर पद और बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अचर पद आपका 0 है, बिल्कुल अचर पद यहाँ 0 है क्योंकि क्वेश्चन में अचर पद आपका है ही नहीं है। और यू स्क्वायर का गुणांक, अच्छा यू स्क्वायर का गुणांक अपन 4 बनाना है, तो एक काम करो यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई करके एक स्टेप और बढ़ा लो। तो 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे 0 ही आएगा और 1 का 4 में करेंगे 4। ऊपर हो गया आपका अचर पद और बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देख लिया अचर पद 0 हो गया, यू स्क्वायर का गुणांक आपका 4 हो गया। ठीक है, आया आपको ये क्वेश्चन समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार मैं पूरा नहीं मिटा रहा क्योंकि बार बार मुझे हेडिंग डालना पड़ती है, तो इतना अपन रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टी स्क्वायर -15। ये देखिए इसका आप गुणनखंड कैसे करोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों पदों में आपका चर पद था u, यहां पर आपका चर पद इस बार 1 में ही है, तो इसको अपन गुणनखंड तो करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो अपन 0 मान लीजिए क्योंकि सवाल में 0 नहीं दिया है। तो आपने क्लास 8 और 9th में कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी, इसमें से एक सर्वसमीका मैं आपको याद दिला रहा हूं कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली सर्वसमीका आपको याद आ रही होगी। इस सर्वसमीका का अपन यहां पर उपयोग करेंगे क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए मेरे यहां पर 2 पद है, एक तो ए है एक बी है, ए पे स्क्वायर और बी पे स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरा ए और बी तो बन जाएगा, लेकिन टी पे तो स्क्वायर दिया है, मतलब टी मतलब मैं ए मान सकता हूं, लेकिन बी पर मेरा स्क्वायर 15 पे लाना है। तो कैसे लाऊंगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं इस 15 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, करनी में 15 का होल स्क्वायर करके, क्योंकि देखिए स्क्वायर करनी को काट देगी, करनी को काट देगी मतलब करनी का मान होता है, ये भी बीच बीच में कुछ लॉजिक देता हूं बेटा, सीखते रहा करो। करनी का मान होता है 1/2, है ना। तो इसको यदि मैं तोड़ूंगा तो देखो 15 की घात, करनी हटा के मैं 1/2 लिख सकता हूं, और ऊपर स्क्वायर चढ़ाया है तो ये स्क्वायर आपका ये रहा। तो देखो ये बटे से ये 2 से 2 कट जाएगा, 15 की घात 1 मतलब मेरा रिटर्न आंसर फिर से 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, टी स्क्वायर -15 और बराबर में क्या है आपका 0। चाहो तो इस सूत्र को अपन यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको याद रखने के लिए मैंने ये साइड में सूत्र लिख दिया। तो ठीक है, क्या है आपका टी स्क्वायर माइनस करनी में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो क्या है आपका a प्लस बी, एक बार होगा t प्लस करनी 15, इधर क्या है a माइनस बी, तो ये होगा आपका t माइनस करनी 15 बराबर में क्या है 0। इसकी आप अलग अलग तुलना कर दीजिए, t प्लस करनी 15 बराबर 0 होगा, एक बार t माइनस करनी 15 बराबर 0 होगा। तो t ये प्लस करनी 15 उधर गया तो माइनस का करनी में 15 हो गया, ये आपका पहला मूल निकल गया, और t बराबर माइनस करनी 15 उधर गया तो ये आपका प्लस में करनी 15 निकल गया, ये आपका मूल नंबर 2 हो गया। अब आपको सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच में हेडिंग पहले से डली हुई है, क्या होगा आपका मूलों का योगफल। तो पहला मूल ये है, दूसरा मूल ये, इन दोनों का आपको योग निकालना है। तो अल्फा की जगह माइनस करनी में 15 और बीटा की जगह प्लस में करनी 15। तो देखिए प्लस माइनस आपके कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 0, बटे में कुछ नहीं है तो 1। आपको यहाँ पे लिखना है माइनस टी का गुणांक, क्योंकि सवाल आपका टी वाले अचर में है, बटे में 1 है तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का गुणांक।
क्लियर है? तो देखिए माइनस टी का गुणांक 0 है, तो माइनस टी का गुणांक बिल्कुल 0 है, क्योंकि यहां पे मेरा टी वाले चर में कोई संख्या ही नहीं थी। और टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो बिल्कुल टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। ये पहला चेक हो गया। दूसरा आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो क्या है आपका, ये है पहला माइनस करनी 15 इंटू और बीटा का मान प्लस करनी 15। तो ये माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और करनी 15 का गुणा करनी 15 में किया तो ये आपका 15 आ गया। ठीक है, ये लॉजिक आपको पता ही होगा कि सेम करनी का गुणा जब करते हैं और उसके अंदर भी संख्या एक जैसी है तो हट जाती है। इसका लॉजिक क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यदि मान लो कोई करनी में ए लिखा है और इनटू करनी में ए लिखा है तो उसका मतलब ए होता है। कैसे होता है? क्योंकि आपने क्लास 7 में घातांकी नियम से आपने पढ़ा होगा कि आप ये तो जानते हो करनी का मान 1/2 होता है। यहां पर आप हटाओगे, इसका मान भी कितना होगा, 1/2 होगा। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक ही घात 1/2 प्लस 1/2। तो एक ही घात ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, एक ही घात 1 मतलब 2। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आपका ये एक ही जगह पे 15 आया है ना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। आगे आप देखिए, आपको यहां लैंग्वेज जरूर लिखना है, क्या आएगा, अचर पद और बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? तो देखिए अचर पद -15 है, तो यहां देखिए अचर पद -15 है, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो देखिए टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भी क्लियर हो गया। आशा है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है, लास्ट प्रश्न है इसका 6ठा, उसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको फिर नहीं मिटा रहे अपन, क्योंकि इसकी जरूरत अपन को बार बार पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए कितना है आपका, 5 प्लस 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 मानना ही है अपन को। हाँ, तो क्या चेक करना है, अवरोही क्रम, सवाल पहले से अवरोही क्रम में जमा हुआ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अचर पद और स्क्वायर के गुणांक का गुणा करके चेक कर लो। तो -4 इंटू 3 करोगे तो 4 3 क्या होगा, -12। 12 के आप गुणनखंड कर लीजिए, क्या होगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 ये मेरे गुणनखंड हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको जोड़ने घटाने पे माइनस का x मतलब माइनस का 1 आना चाहिए। तो सीधा सीधे दिख रहा है, यदि मैं 2 दूनी 4 ले लेता हूं और ये मेरा 3, मुझे -x चाहिए। तो यदि मैं माइनस का 4 और प्लस का 1 कर लूं तो इसको घटाने पर मेरा -1 आ जाएगा। और -4 का गुणा अपन 3 में करेंगे तो 4 तिया -12 भी मेरे आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पता पड़ चुका है कि मुझे किस रूप में तोड़ना है, -4 और +3 के रूप में। तो देखिए ये क्या है आपका 3x², इसको लिखूंगा मैं -4x, और दूसरा है आपका +3x, और ये -4 है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। सेम टू सेम प्रोसेस, 2 के जोड़े बनाए, क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से मेरा केवल x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, 3 के 3 रहेंगे, x² का 1x बचा और यहां पर 4 बचेगा। x आपका कॉमन आ ही चुका है, जो मेरा यहाँ है वो यहां बचना चाहिए, तो सेम टू सेम पूरा दिख ही रहा है, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए इन दोनों में जब कोई कॉमन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में अपन +1 ले लेते हैं। +1 लेने से कोई अंतर नहीं होता है, जैसी डिजिट है सेम टू सेम वही के वही आपकी आ जाती है, और बराबर में 0 चल ही रहा है। इसके बाद देखिए 3x - 4 आपने फिर से कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x + 1 बराबर में क्या चल रहा है 0। अब इनकी दोनों की अलग अलग 0 से तुलना कर दीजिए, 3x - 4 बराबर 0 होगा, एक बार x + 1 बराबर 0 होगा, तो ये 3x बराबर -4 इधर गए +4, x बराबर ये 4 और ये बटे में हो जाएगा आपका 3। ये आपका पहला मूल हो गया। दूसरा मूल क्या होगा, +1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -1, ये दूसरा मूल हो गया। ठीक है, अब अपन को सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच अपनी हेडिंग डाली हुई है मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल में देखिए पहला मूल है मेरा 4/3, दूसरा मूल है मेरा -1। तो देखिए पहला मूल हो गया आपका 4/3 प्लस दूसरा मूल है मेरा -1। सॉल्व करेंगे, ये 4/3 है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 लेंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, और इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 ये रिटर्न आ जाएगा। 4 में से 3 गया, मेरा 1 बचा और बटे में 3। यहाँ आपको लैंग्वेज जरूर लिखना है, क्वेश्चन आपका x में है, तो ये हो जाएगा -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। क्लियर है? तो देखिए -x का गुणांक 1 है,
तो माइनस एक्स का गुणांक 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ चेक करिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। ठीक है, दूसरा है मेरा मूलों का गुणनफल। तो पहला मूल मेरा क्या दिया है 4/3 इंटू दूसरा मूल है मेरा -1। -1 का गुणा अपन 4/3 में करेंगे तो देखो 1 का गुणा 4 में किया -4 और बटे में 3 था तो 3 आ गया। बराबर में यहाँ आपको लिखना है, ये हो गया आपका अचर पद और बटे में हो गया आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चेक कर लो एक बार, क्या अचर पद मेरा -4 है? तो बिल्कुल अचर पद मेरा -4 है। क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक 3? एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। इस तरीके से इस प्रश्न के साथ प्रश्न क्रमांक 1 के 6 प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। ये प्रश्न क्रमांक 6 है। ठीक है, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे पूरे। इस प्रश्नावली में लास्ट प्रश्न और दिया है, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें आपको क्या बताया गया है, इस प्रश्न में दिए हैं आपके मूलों का योगफल और गुणनफल पहले से गिवन में है और आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इससे पहले एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, वो सीख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक चीज आप जानते हो कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। एक हो गया आपका मूलों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। ये फॉर्मूला होता ही है, बता ही चुके हैं आपको, अच्छे साथ आने लगा होगा। अब यदि ये चीज आपकी क्वेश्चन में ही दी हो कि मूलों का योगफल मेरे पास मौजूद है, मूलों का गुणनफल मेरे पास है, तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है, अर्थात वर्ग समीकरण आपको बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इसका एक छोटा सा सूत्र है, वो आपको याद रखना है। ये चीज यदि आपको क्वेश्चन में दी है तो आपको द्विघातीय समीकरण, इसका मतलब वर्ग समीकरण बनाना है। कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ये एक छोटा सा फॉर्मूला द्विघात समीकरण का मूलों के योगफल और गुणनफल के रूप में आ जाता है। ठीक है, इसको यदि अपन संकेत में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। इस तरीके से भी इसको आप सिंबल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, अधिकतर लोग ऐसे भी कर लेते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में बनाकर भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा तरीका लगता है और इससे आपका सवाल भी बहुत जल्दी सॉल्व होता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही आपके एक जैसे ही हैं। तो इस सूत्र की मदद से अपन द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न अपन अब हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पहला सवाल है आपका 1/4 -1। सवाल में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण आपका है, इसमें पहला मूलों का योगफल और दूसरा मूलों का गुणनफल आपको सवाल में दिया है और आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1। अब आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, सूत्र अपन लिख चुके थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, तो ये आपने रख दिया 1/4 इंटू में एक्स था, एक्स आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था -1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ये -1 आ गया, बराबर में हो गया आपका 0। तो ये भी आपका आंसर है, या थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है -1/4 एक्स और ये प्लस माइनस -1 बराबर 0, एक आंसर ये भी बन सकता है। थोड़ा और कर लीजिए, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बटे में कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख लिया, 1 के बटे में कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख लिया। तो 1 4 1 का यदि आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 1 का 4 भाग दोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 से ये 4 कट गया 1 बचा
और 1 का गुणा x में करेंगे x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का x। ऐसे ही 1 का भाग 4 में दोगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करोगे तो ये 4 आएगा, बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। ठीक है, इस 4 का आप त्रिया गुणा यहां कर दीजिए तो क्या हो जाएगा था 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण का आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कितना सरल प्रश्न है, और ये सवाल पेपर में जरूर आता है, कम से कम 2 से 3 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी का सेकंड वाला। तो जिसकी मुझे जरूरत पड़ रही है वो मैं लिख लेता हूं, बाकी सब मैं रफ कर देता हूं। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इधर अपन रफ कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका √2 और 1/3। तो पहला आपका दिया है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कॉमा से पहले वाला रहेगा, तो मूलों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा करनी में 2। दूसरा क्या है आपका मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है आपका 1/3। द्विघात समीकरण आपको निकालना है, ये लिखा हुआ है, सूत्र भी अपने पास मौजूद है। अब आपको केवल डायरेक्ट पुट करना है x²। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने लिख दिया करनी 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हो गया आपका 1/3 बराबर में 0 चल ही रहा है। अब वही आपको एलसीएम लेना है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है 1 कर लीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 कर लीजिए। 1 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा, तो 1 का 3 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, और जो हो जाएगा आपका 3x²। ऐसे 1 का 3 में 3 बार गया, ऊपर करोगे तो हो जाएगा 3 करनी में 2x, और ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बराबर में क्या हो गया 0। यदि आप चाहें तो 3 का 3 गुणा कर दीजिए, 0 में गुणा होगा तो 0 हो ही जाएगा। तो केवल क्या आंसर आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3 करनी 2x और प्लस 1। इस तरीके से आपका ये द्विघात समीकरण का आंसर आ गया। ये आपका प्रश्न क्रमांक सेकंड सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपन इसी का थर्ड वाला। ये भी बहुत सरल सवाल था, थर्ड वाला और देख लीजिए क्या है आपका थर्ड वाला। पहला दिया है 0√5। ठीक है, पहला वाला है आपका मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये 0। दूसरा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मतलब करनी में 5। द्विघात समीकरण है ही अपने पास, सूत्र में मान रखना है। क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये करनी में 5 बराबर 0। अच्छा, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो x² माइनस 0 का x में किया ये 0 हो गया, प्लस में करनी 5 बराबर में 0। तो 0 आप हटा दीजिए, कोई मतलब कहीं नहीं बचा, तो x² प्लस करनी 5 बराबर 0, यही आपका आंसर आएगा। तो ये आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। कितना सिंपल सवाल था, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सरल है, महारथी क्वेश्चन। चलिए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1, दूसरे नंबर का गुणनफल है तो इसका भी 1। सूत्र ये आपका है ही, यहां आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखोगे, इंटू में x ये है ही, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, और बराबर में ये 0। तो x² ये हो जाएगा माइनस x बन जाए x और प्लस 1। ये देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया, बराबर में 0 चल ही रहा है। इससे ज्यादा सरल प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कि पूरी एक्सरसाइज में और कोई सा भी होगा। आ चुका है, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला -1/4 और 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो -1/4 1/4 ये मूलों का योगफल है, ये गुणनफल है, तो ये हो गया माइनस का 1/4, ये हो गया प्लस का 1/4। अब आपको सूत्र में डायरेक्ट रखना है, ये है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/4 इंटू में x है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए x² ये मेरा है माइनस, x का गुणा इसमें करेंगे तो वो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, x एकम x/4 और प्लस ये है आपका 1/4 बराबर 0। थोड़ा सा और हल कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे अपन। 1 4 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x², 4 से 4 गया x बचा, 4 से 4 गया 1 बचा, बराबर में क्या है आपका 0। इस 4 का यहाँ 3 गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 5 भी एंड हो गया। लास्ट प्रश्न और बचा है इस एक्सरसाइज का,
वो और देख लेते हैं फटाफट, वो भी बहुत सरल प्रश्न है। क्या है आपका 4 और 1, 4, 1। तो ये आपका क्या है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1। सूत्र में मान रखना है, एक्स स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो ये है ही, प्लस 1 ये है ही, बराबर 0। बस जरा सी देर में आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको इस एक्सरसाइज के 2.2 के जो कुछ उदाहरण हैं वो बताऊंगा, और मैं आपका फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन दूंगा। बने रहिए हमारे साथ एजुकेशन रिसर्च सेंटर में, पढ़िए मस्त, अच्छे नंबर लाइए बिंदास। ओके।